इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट। मतलब ये है कि हमने प्रेम्बल तो देख लिया, अब हम आर्टिकल 12 और 13 देखेंगे। आई थिंक इस वीडियो में आर्टिकल 12 ही कंप्लीट हो जाए। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट देख रहे हैं, ठीक है। इन दिस पार्ट, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट इंक्लूड द गवर्नमेंट इन दिस पार्ट, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट मतलब डेफिनेशन ऑफ स्टेट मतलब समझ रहे हो, स्टेट के बारे में बताना है कि स्टेट क्या क्या है, कौन कौन सा है। तो इसमें जो आर्टिकल में लिखा है पहले वो बताते हैं, फिर आपको केस लॉ से समझाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा आगे। मतलब अभी आप धीरे धीरे पढ़िए, और अगर आप बुक से रेफर नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्लियर कर देंगे विद केस लॉ। तो आप केस लॉ भी समझ आएंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट इंक्लूड द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट क्या इंक्लूड करता है? गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट एंड ऑल अदर लोकल अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ऑल अदर लोकल अथॉरिटी, मतलब समझ रहे हो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, म्यूनिसिपलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, मतलब ये सब चीज़ों को डील कर रहा है। मतलब बेसिकली यहाँ ये कहा जा रहा है कि मतलब ये कहा गया स्टेट में क्या होता है, गवर्नमेंट होता है, जो हमारे मिनिस्टर्स है, पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर है, ईच सबके स्टेट के लिए अपना अपना लेजिस्लेचर है, ठीक है। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अपने टेरिटरी में जो है, ठीक है। द टर्म स्टेट हैज़ बीन यूज इन डिफरेंट प्रोविजन कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट। मतलब स्टेट अब डिफरेंट प्रोविजन कंसर्निंग फंडामेंटल राइट को डील करता है, ठीक है। आर्टिकल 12 जो है वो डिफाइन द टर्म फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3 स्टेट इंक्लूड। स्टेट क्या क्या इंक्लूड करता है, जो पॉइंट्स अभी मैंने बताया है, जैसे कि अभी बताई थी, स्टेट होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, लोकल अथॉरिटी होते हैं, वही इन सब यहाँ पे डील किया गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया समझ लो, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, मतलब ये सब को डील किया गया है जो भी है। गवर्नमेंट है लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, लोकल लेजिस्लेचर है, ऑल अदर लोकल अथॉरिटी दैट इज म्यूनिसिपलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इंप्रूवमेंट, ये सब, ठीक है। और ऑल अदर अथॉरिटी, मतलब यहाँ पे लोकल अथॉरिटी और स्टेट अदर अथॉरिटी, यही दोनों को डील किया जाएगा बेसिकली, क्योंकि पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर तो समझ ही गई, ये दोनों तो आराम है, ईजिली है। मतलब लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी यही सब है। अदर अथॉरिटी में क्या क्या आता है, क्या समझ रहे हो? डैट इज स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी लाइक LIC, ONGC, सेल एक्सेट्रा, ठीक है। इन रिलेशन टू आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में देखा जाए तो वर्ड ऑथोरिटी जो यहाँ बताया है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। Authority means those who have the power to create or release the law by law, order, notification as well as the power to enforce। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि ऑथोरिटी जो है, पावर है लॉ के पास अपना पावर है कि वो क्रिएट करे या रिलीज़ करे, नोटिफिकेशन निकाले, मतलब अपना इन्फोर्स करे, सबका अपना अपना पावर है, तो वो सब डील करता है, ठीक है। तो इस केस में है, यहाँ पे एक केस है, मोहम्मद यामीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी, ऑल इंडिया rank 9, all India AIR 1952. In this case, the Supreme Court has considered the municipal corporation under the term state used in Article 12. Local authority कहाँ पे डील हुआ है, मतलब लोकल अथॉरिटी कहाँ पे डील हुआ है देखा जाए तो सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट ऑफ 1897। ये भी इंपॉर्टेंट है, जनरल क्लॉज एक्ट 1897, ठीक है। लोकल अथॉरिटी मतलब होता है म्यूनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ कमिश्नर और अदर अथॉरिटी लीगली इंटाइटल्ड टू इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट कमिश्नर विद इन द कंट्रोल ऑफ म्यूनिसिपल लोकल फंड। मतलब समझ रहे हो कि इस जनरल क्लॉज एक्ट ऑफ 1896 में सेक्शन 3 में डिफाइन किया है लोकल अथॉरिटी क्या है, और इसमें म्यूनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, सब कुछ है, ठीक है। सॉरी, हाँ। तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस RC जैन का एक केस है, जिसमें ये कहा गया था कि लोकल अथॉरिटी आर दोस्त, लोकल अथॉरिटी वो होते हैं जो इन सब चीज़ को फुलफ़िल करें। मतलब यहाँ जो 5 एसेंशियल पॉइंट्स दिए हैं, इन सब चीज़ों को अगर वो एसेंशियल क्लियर करेंगे तो लोकल अथॉरिटी में आएंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है लोकल अथॉरिटी, ठीक। सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस, फंक्शन इन डिफाइंड एरिया, हैज़ पावर टू रेज फंड, इंजॉय ऑटोनॉमी, इंटरेस्टेड बाई स्टेट विद फंक्शन विच आर यूजुअली इंटरेस्टेड टू म्यूनिसिपैलिटी। मतलब समझ रहे हो, अभी हम पीछे ये सब वाले ये इतना सबको यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस RC जैन में डिसाइड किया था कि ये सब 5 पॉइंट होने चाहिए अगर आप लोकल अथॉरिटी कह रहे हैं तो, ठीक है।
अब हम पीछे पढ़े थे लोकल अथॉरिटी का मीनिंग, जो कि जनरल सेक्शन 3 क्लॉज 31 था जनरल क्लॉज एक्ट। लेकिन अदर अथॉरिटी क्या होता है? अदर अथॉरिटी वो होता है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसके पास पावर होता है कि वो लॉ बना ले इंस्ट्रूमेंटली एंड एजेंसली अ टू वर्ड विथ समवन सुपरमेसी। मतलब यही है कि सबका अपना अपना पावर है, इसके पास भी अपना पावर है, ठीक है। जैसे कि ONGC होता है, सेल होता है, LIC होता है, वो सबके पास अपना पावर है, ठीक है, कि वो बनाए या क्रिएट करे या रिलीज़ करे, तो वो उस पावर से डील होता है, ठीक। अब क्या है, केस है इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी वर्सेस RD सेट्टी का केस है। इसमें भी 5 पॉइंट बताए थे। इन दिस केस द कोर्ट प्रिस्क्राइब 5 टेस्ट, मतलब कि अगर ये 5 टेस्ट पूरे होते हैं तो वो अदर अथॉरिटी में आता है, ठीक है। तो पहला है इंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द स्टेट, फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ईसेंस, enjoy monopoly status, deep up pervasive state control, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू करप्शन। मतलब ये अगर 5 टेस्ट है, अगर ये 5 फुलफिल होते हैं तभी हम कहेंगे कि हाँ ये अदर अथॉरिटी में आता है, ठीक है। मतलब इस केस लॉ से ही आप समझ सकते हैं कि अदर अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी और ये सब क्या है। अगर आप सोचेंगे कि इसको डील कहाँ गया, मतलब उसका मतलब तो मैंने बता दिया कि लोकल अथॉरिटी का डील किया गया था सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट 1897, ठीक है। और अदर अथॉरिटी का भी मैंने बताया कि मीनिंग क्या होता है, कहाँ से क्या क्या होता है, सबके पास अपना पावर होता है, ठीक है। तो वो सब तो बता दिया, लेकिन बाकी सब अगर आपको समझना है तो वो केस लॉ के थ्रू ही समझेंगे। तो दूसरा केस है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल और AIR 1967। इस केस में हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वर्ड जो अदर अथॉरिटी है वो ऑल द अथॉरिटी कम दोज हु एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी स्टैट्यूट विच हैज़ द पावर टू मेक लॉ, बाय लॉ एक्सेट्रा, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सच अथॉरिटी एक्साइज द अथॉरिटी और द एग्जीक्यूटिव सॉवरेनिटी पावर। मतलब ये कि इसमें ये कहा गया था कि अदर अथॉरिटी जो हम कहते हैं उसमें उसका अपना अपना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया है, अपना अपना स्टैच्यू है, उसके पास पावर है लॉ बना ले या फिर कुछ भी कर ले, ठीक है। लेकिन वो अथॉरिटी अपने उसके पास जो पावर है वो अपना सवर्न पावर एक्सरसाइज करे, ठीक है। तो एक और केस है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। इसमें क्या क्या था, Supreme Court has determined the LIC, ONGC, factory finance under Article 12, therefore this are the state। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा था कि LIC, ONGC और फैक्ट्री फाइनेंस कमीशन और अदर अथॉरिटी ये सब आर्टिकल 12 में आता है और ये सब स्टेट है। क्या बताया क्या गया आर्टिकल 12 में, यही ना कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट होता क्या है और कौन कौन से स्टेट के अंदर आते हैं, क्या क्या स्टेट में डील होता है, तो वही सब है, ठीक है। तो तीसरा केस है यूपी स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन वर्सेस विजय नारायण और AIR 1980 का केस है। तो इसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट हैज डिटरमाइंड दैट यूपी स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन इट्स अ स्टेट बिकॉज इट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड एट दिस कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ दिस, सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंटल ऑफ दिस। मतलब इसमें यही कहा गया था कि यूपी स्टेट का जो वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है वो स्टेट है। मतलब यूपी का जो यूपी तो एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश, हाँ, पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, फिर चेंज होके उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये जो वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है वो एक स्टेट है, यही हुआ था क्योंकि वो एक एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ है। कोई चीज़ अगर एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, एक्ट के द्वारा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश हुआ था, इसीलिए वो स्टेट है। इट इज़ इन कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ द स्टेट। उसका ओनर कौन है? स्टेट है। सो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंटल और इसीलिए वो इंस्ट्रूमेंट है स्टेट का, ठीक है। तो आता है नेक्स्ट केस पे आता है, ये है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सोम प्रकाश AIR 1981 का केस है। तो इसमें यही कहा गया था कि इंडियन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो है वो भी स्टेट के अंदर आता है आर्टिकल 12 में। मतलब इसमें यही होता था कि अगर कुछ भी कोई गलत चीज़ कर दिया किसी के साथ, जैसे कि IPC है ना, ये इंडियन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, IPC वो इंडियन पेनल कोड वाला मत समझ लेना। तो IPC जो ये है, तो इसमें क्या यही है कि जो गवर्नमेंट है मतलब केस हुआ तो यही बताया जाएगा कि ये जो है ये स्टेट में आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया था सुखदेव सिंह में, यही कि LIC, ONGC ये सब स्टेट है। वैसे यहाँ पे बना इंडियन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन स्टेट है, यहाँ पे क्या बताया गया वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन स्टेट है। मतलब हर एक चीज़ में यही बताया गया कि स्टेट कहाँ पे क्या क्या है, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजिब सेहरावर्दी AIR 1981 का केस है। इसमें एग्ज़ाम इशू हुआ था कुछ। एग्ज़ाम इशू में क्या हुआ था कि अब देखो पढ़ो, पहले बताते हैं।
It was determined that a society registered it is instrumental of central government, hence it is state the authority. This means if मतलब इसमें यही हुआ था कि कोई एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम, जैसे एग्ज़ाम का ISC CBSE ऐसा बोर्ड होता है ना, तो वो एक्ट के द्वारा सोसाइटी रजिस्टर्ड हुआ था, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन एक्ट में वो ठीक हुआ था। मतलब एक्ट यहाँ क्या बोला था कि एक्ट के द्वारा जो भी कॉर्पोरेशन हेड होगा वो स्टेट होगा बोला था इसमें। तो इसमें भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से ये एग्जामिनेशन वाला जो था, इसका पूरा फैक्ट आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर कोई भी चीज़ इस एक्ट के द्वारा चला जाएगा, एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो वो स्टेट के अंदर आएगा। ठीक है, तो बस यही था इस केस में कि अगर कोई भी बॉडी ऑफ एजेंट ऑफ स्टेट तो वो स्टेट के लिए ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट केस है हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस संताबाई 1954 का केस है। इस केस में इजस्ट्रम जनरस का मतलब कंस्ट्रक्ट किया था। इजस्ट्रम जनरस मतलब समझ रहे हो, इजस्ट्रम जनरस ये देखो यहाँ लिखा है विद government or legislature and constructed can only mean authority exercising government function। मतलब इजस्टम जनरस यही है कि ये वर्ड का कहाँ क्या क्या मतलब है। ठीक है, तो उतना इम्पॉर्टेंट केस नहीं है, बट फिर भी आप एक बार पढ़ लेना क्योंकि इजस्टम जनरस एक बार इम्पॉर्टेंट वर्ड लग रहा है। अगर एग्जाम में पूछा जाए किस केस में हेल्ड हुआ था इस केस के बारे में, तो लिखना यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। ठीक है, नेक्स्ट केस है विजयभाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1961 का केस है। इस दिस बॉडी नेम्स अंडर आर्टिकल 12 हैव नो कॉमन जीनस रनिंग थ्रू देम एंड दे कैन नॉट बी प्लेस इन वन सिंगल कैटेगरी और इन रीजनल बेसिस। इसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 12 जो है वो कोई कॉमन जीनस नहीं है जो कि कहीं भी कुछ भी सिंगल अथॉरिटी में सिंगल कैटेगरी में उसको डाल दो या फिर रैशनल बेसिस में डाल दो, कहीं भी ऐसे डाल दो। सबका अपना अपना एक बॉडी है, स्टेट भी अपना एक बॉडी है और सबको अपना अपना एक जगह होता है। ठीक है, नेक्स्ट केस है राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। इसमें ये कहा गया था 1967 का केस था। इसमें ये कहा था ऑल बॉडीज क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट ऑन विच प्रेसर्स आर कन्फर्ड टू कैरी आउट गवर्नमेंटल और क्वाजी गवर्नमेंटल फंक्शन। मतलब यहाँ कौन कौन सा गवर्नमेंटल और क्वाजी गवर्नमेंटल फंक्शन, मतलब क्वाजी समझ रहे हो एक, चलो ऑल बॉडीज क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट ऑन विच पावर आर कन्फर्ड टू कैरी गवर्नमेंटल और क्वासी गवर्नमेंटल फंक्शन, सबका अपना अपना गवर्नमेंटल और क्वासी। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा नेक्स्ट केस को ज़्यादा केस मैंने बता दिया। सभाता जी तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1975 का केस है। इसमें ये मेनली हुआ था कि CSIR जो है वो स्टेट है या नहीं, बस इतना ही पूछा गया था। तो CSIR को बनाया कौन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। और प्रमोट कौन किया था, इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ इंडिया ने प्रमोट किया था। और ढेर सारे मेंबर थे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फिनेंशियल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते थे गवर्नमेंट का। बट सोसाइटी डजंट कैटेगरी पर जो सोसाइटी था, ये जो CSIR था, ये जो था CSIR ये स्टैट्यूटरी कैरेक्टर में नहीं आता था, क्योंकि सोसाइटी अगर वो स्टैट्यूटरी कैरेक्टर में आता है जैसे कि ONGC LIC आता है तभी होता है। ठीक है, तो अगला केस हमारा सोम प्रकाश वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा गया था अ पब्लिक अथॉरिटी इज अ बॉडी दैट परफॉर्म पब्लिक फंक्शन एंड विच परफॉर्म ड्यूटीज एंड कैरीज आउट इट्स ट्रांजेक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट। इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन फॉर दोस रीजन वे हेल्ड टू बी स्टेट। इसमें यही कहा गया था कि इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो है वो स्टेट है। मतलब सब में यही बताया गया था कि स्टेट है या नहीं है। ठीक है, तो हमारा 3 ही केस बचा, तो इसमें हम देखते हैं चंद्र मोहन खन्ना वर्सेस NCERT। इसमें यही कहा गया था कि NCERT वॉज हेल्ड नॉट टू बी स्टेट। NCERT समझ लो जैसे ISC बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, UP बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, वैसे NCERT जो है वो कहा गया था कि NCERT जो है वो स्टेट में नहीं आता है, वो लार्जली ऑटोनोमस बॉडी है और वो NCERT मतलब गवर्नमेंटल फंक्शन से डील नहीं होती है, समझ रहे हो, नॉट रिलेटेड टू गवर्नमेंटल फंक्शन और NCERT स्टेट नहीं है। ठीक है, तो दूसरा केस हमारा प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, ये 2002 का केस है।
इसमें 7 जज बैठे थे और उन्होंने यही हेल्ड किया था कि अल्टीमेट टेस्ट इन डिटरमाइनिंग वेदर टेस्ट हम आपको बताए थे कि इतना टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। द 5 टेस्ट इंपॉर्टेंट है, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑथोरिटी, वो RD सेट्टी वाले केस में जो हेल्ड हुआ था कि 5 टेस्ट जैसे डिस्क्राइब करेगा कि वो अदर अथॉरिटी में आता है कि नहीं आएगा। तो अल्टीमेट टेस्ट इन डिटरमाइनिंग वेदर एन एंटिटी वुड बी एन इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट वुड बी वेदर फंक्शनली, financially and administratively the body was under the deep and pervasive control of the state। मतलब यही बताया गया था कि कंट्रोल ऑफ द स्टेट में है या नहीं है, ठीक है। तो जी टेलीफिल्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया BCCI 2005 का केस है। इसमें यही हट के पूछा गया था कि BCCI स्टेट है या नहीं। BCCI सही वो क्या है, BCCI, सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन, वो फ्लो में हो गया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ये स्टेट नहीं है, ये हेड कर गया था। मतलब क्योंकि वो ठीक है, अगर वो कोई अथॉरिटी ने ही बनाया था, बट फिर भी वो इसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। तो आर्टिकल 12 हमारा ख़त्म हो गया, तो आर्टिकल 13 डील करेंगे। थैंक यू।